नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कहा टीएमसी सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया। बिना तथ्य आरोप लगाना विपक्ष का नया फैशन। दिल्ली में फर्जी लोन ठगी गैंग का भांडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टेस्टिंग पूरी, गुवाहाटी कोलकाता रूट पर चलेगी पहली स्लीपर वंदे भारत। न्यू ईयर पर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक, पूर्व मंत्री से पुलिस की बहस, मामला चर्चा में। राम पर बयान को लेकर नाना पटोले पर शेखावत का पलटवार, कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तुलना संभव नहीं। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब निश्चित रूप से सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है और ये अलविदा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी सरकार के लिए है। उनके शासन से जनता पूरी तरह तंग आ चुकी है और पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल किया जाए। जहां तक अभिषेक बनर्जी के आरोपों का सवाल है तो बिना तथ्य, बिना तर्क और बिना आधार के आरोप लगाना अब विपक्षी दलों का नया फैशन बन गया है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बंगाल के दौरे के बाद पूरी टीएमसी में खलबली मच गई है, क्योंकि उनको पता है कि श्री अमित शाह जी एक कुशल रणनीतिकार हैं और उस कारण से भाजपा की विजय होना तय है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से टीएमसी के नेताओं में घबराहट भी है, बेचैनी भी है। और जिस तरीके से 3 दिन में अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में शासन की धज्जियां उखेड़ करके रख दी कि एक वर्ग विशेष को लेकर के ममता जी ने राजनीति करी, अब उनकी राजनीतिक पारी समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। राजधानी दिल्ली में ठगी करने के लिए ठग नए तरीके अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर चूना लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़ करने का काम किया है। बजाज फाइनेंस की ओर से शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इस कार्यवाही को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा गया। ये आरोपी अपने आप को बड़ी रैंक के सरकारी अफसर बताकर लोन लेते थे और उसके बाद लोन की किश्तें नहीं भरते थे। जब इनके दस्तावेजों में दिए गए पेट पर कंपनी के लोग पहुंचे तो पता चला कि इस तरह का कोई सरकारी कर्मचारी वाहन मौजूद ही नहीं है। बजाज फाइनेंस द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद क्राइम ब्रांच एसीपी राजपाल डबास के नेतृत्व में गठित इंस्पेक्टर अक्षय की टीम ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए तफ्तीश शुरू की और इन पर दबिश डाल धर दबोचने का काम किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पूरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो गया है। इसका पहला रूट गुवाहाटी कोलकाता प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की रात की यात्राओं पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, सुरक्षा और एक आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। गुवाहाटी से कोलकाता, पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी, उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए, करीब करीब हर एमपी चाहते हैं। वैसा ही कंफर्ट अब ओवरनाइट जर्नी के लिए, वैसा ही कंफर्ट, वैसी ही सेफ्टी, वैसा ही स्टैंडर्ड एक नया ओवरनाइट जर्नी के लिए वो वंदे भारत स्लीपर से स्टार्ट होगा। तो ये ट्रेन का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आपके सामने। ये ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। माइक कैच कर रहा है? ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है आप सबके सामने।
दो रेक बनानी इसलिए ज़रूरी होती है कि दो रेक बनाने से एक डायरेक्शन से चलती है, दूसरी दूसरे डायरेक्शन से चलती है, तो डेली सर्विस हो सकती है। और दूसरा, इसमें टोटली न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। हमने जिस तरह से वंदे भारत चेयर कार में लगातार इम्प्रूवमेंट्स किए। साल 2026 के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। अहले सुबह मंदिर का पट खुलते ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय तीर्थ पुरोहितों को छोड़कर किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। इसी बीच स्थानीय देवघर निवासी और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जो सक्रिय पुरोहित भी हैं, गर्भगृह में प्रवेश के लिए निकास द्वार से जा रहे थे, जहां तैनात एक सिपाही ने उन्हें रोक दिया और कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। उल्लेखनीय है कि पुरोहित समाज के लिए निकास द्वार से गर्भगृह में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। झारखंड पुलिस के इस व्यवहार से पूर्व मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नाना पटोले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में तुलना की आजादी है, मगर जनता सब समझती है और समय पर जवाब देती है। उन्होंने कहा, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज सिमटकर हाशिए पर पहुंच गई है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से किसी की तुलना संभव नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था और कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि राम काल्पनिक है। कोई भी किसी के साथ तुलना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरह से इन सारे विषयों को जानती है, देखती है और समझती है और समय आने पर उसका जवाब भी ठीक से देती है। इस तरह की तुलनाओं के करते करते कांग्रेस पार्टी जो लगातार 55 साल तक देश में सत्तासीन थी, वो सिमटते 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 भगवान राम की धरती पर आते आते तो लगभग जो है अस्तित्व विहीन हो गई है। ये वही लोग हैं, इनको सिर्फ याद रखना चाहिए कि जिनकी सरकार के होते हुए राम के अस्तित्व को नकारा गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम काल्पनिक कथा थी। एक बार जो है नाना पटोले जी को इस बात का स्पष्टीकरण निश्चित देना चाहिए कि वो काल्पनिक राम के या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ तुलना हो सके ऐसा तो मुझे लगता है कि कहीं संभावना नहीं है। लेकिन उनकी कल्पना के जो राम थे, कांग्रेस पार्टी जैसी कल्पना का चरित्र काल्पनिक चरित्र मानती थी, शायद उनके साथ तुलना करने का। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर बीजेपी और एनडीए के कई सहयोगी दलों के भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं और बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने तीखा पलटवार किया है। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भगवान राम का विरोध किया है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रस्ताव में लगातार बाधाएं डाली। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए थे। बहुत ही हास्यास्पद बयान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास आप देखेंगे तो हमेशा इन्होंने राम का विरोध किया। अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थली पर जो भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का प्रस्ताव था, हमेशा कांग्रेस ने उसमें टांग अड़ाई। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। बोला राम कभी थे ही नहीं हिंदुस्तान में। ऐसे लोग सामने आते और कहते हैं कि हमारे नेता राम के आदर्शों और मूल्यों का पालन कर रहे हैं और इसलिए उनको राम से तुलना कीजिए। मैं उनको यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले भगवान राम का नाम बदनाम मत करो, और दूसरा, अगर आपके लोगों का जो आचरण है, जो चाल चलन है, उसे देखते हुए अगर उनकी किसी से तुलना की जानी चाहिए तो राम से नहीं रावण से की जानी चाहिए। भगवान राम को बख्श दीजिए आप। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर केकेआर के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को चेतावनी दी है, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद तेज हो गया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि शाहरुख खान को भारत में अल्पसंख्यकों के अलावा हिंदू समुदाय के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, मगर फिर भी केकेआर के मैनेजमेंट ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम में शामिल किया। क्या यही उनका देश के प्रति प्यार है? अपने बयान में कथावाचक ने शाहरुख को किस तरह खरी खरी सुनाई है, सुनिए।
बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, KKR का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा, अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं, तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर और उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। देखिए, भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई अवैध रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और विदेशी वोटर बन गया है तो उसे चुन चुन कर हम डिपोर्ट करेंगे और उसको निकालेंगे। ममता बनर्जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी के डिपोर्ट होने पर अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है, इसलिए ममता बनर्जी बौखलाहट में बयान दे रही हैं। पाल ने उत्तर प्रदेश में SIR की तिथि बढ़ाने और बांग्लादेश में कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार का बचाव किया है। सांसद पाल ने कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि SIR वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए और भारत के एक एक व्यक्ति को वैलिड वोटर बनाने का है। कोई अवैध रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी वोटर बन गया है तो उसे चुन चुन कर हम डिपोर्ट करेंगे और उनको निकालेंगे। ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कह दिया है कि जो SIR हो रहा है वो हम केवल वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए, भारत के एक एक नागरिक किसी जात संप्रदाय के हों उनका वैलिड वोटर बनाने का है। लेकिन अगर कोई अवैध रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी अगर वोटर बन गया है तो उसको चुन चुन करके हम उसको डिपोर्ट करेंगे, निकालेंगे। तो आज उनको लग रहा कि इतनी बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश से रोहिंग्या, बांग्लादेशी आए थे, उनको जब डिपोर्ट हो जाएंगे, जिसको कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है, तो वो डिपोर्ट होंगे। तो अब उनको लगता कि अगर ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध वोटर जो थे, अब उनको अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही, इसलिए ममता बनर्जी का बयान बौखलाहट का बयान। जिस तरीके से देखा है कि बंगाल में बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही है और उनके ऊपर अत्याचार हो रही है, भारत सरकार लाख इससे प्रयास करी थी। भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए हैं, इससे बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती। बांग्लादेश वादा कर रहा है कि हम वहाँ के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करेंगे। भारत ने वहाँ के हाई कमिश्नर को बुला के कहा है और निश्चित तौर से इस मामले पे बांग्लादेश को कार्रवाई करनी है। पूर्व बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष साम्य भट्टाचार्य से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 और TMC नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर दिलीप घोष ने अपनी राय दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए ये बैठक हुई, जिसमें चुनाव के लिए कई रणनीतियों पर चर्चा हुई है। कुछ हथियार होता है, खास समय पर उसका उपयोग होता है। तो आज ये चुनाव आ रहा है, इसलिए सारे पुराने नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर लड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं
और इसलिए मुझे भी इस चुनाव के इसमें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरा पार्टी के बताया गया। माननीय वरिष्ठ नेता माननीय गृह मंत्री जी जिनके नेतृत्व में बंगाल इतना आगे बढ़ा है, हम भी उनके नेतृत्व में काम किया है, तो खुद आकर के यहाँ सबको निर्देशित किया है कि किसको लगना है, क्या करना है। तो इसलिए मुझे भी बुलाया गया इसी काम में लगने के लिए। मैं तैयार हूँ। अब वो तो आगे तय होगा। चुनाव का तैयारी चल रही है, अभी सभा भी शुरू होने वाला है। धीरे धीरे सबका रोल बताया जाएगा। नहीं, उनको तो कभी सही नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं लगता है, पार्लियामेंट का विषय भी उनको ठीक नहीं लगता है। यहाँ सेंट्रल फोर्स क्यों आता है, सेंट्रल लीडर्स क्यों आते हैं, होम मिनिस्टर क्यों आते हैं, हर जगह उनका प्रश्न है। इसका सब उत्तर नहीं होता है। एसआईआर केवल बंगाल में नहीं हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, 10-12 बार हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। 58 लाख से ज्यादा नाम जो फॉर्म आया नहीं है वो तो क्या, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। अब किसी को बुलाया जा रहा है स्क्रूटिनी के लिए, हियरिंग के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो समझेगा। उसमें प्रश्न खड़ा करके पूरा सिस्टम को डिस्टर्ब करना, ये जो उद्देश्य है, ये तो मानेगा नहीं चुनाव कमीशन। उनका जिम्मेदारी है इसको पूरा करना। नए साल के पहले दिन पवित्र अंबाजी धाम में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। भारी संख्या में भक्तों ने मां अम्बा के समक्ष शीश झुकाकर अपनी श्रद्धा और आराधना व्यक्त की। नए साल की शुरुआत में अंबाजी मंदिर भक्तों के जय घोष से गूंज उठा और धार्मिक वातावरण में भक्ति का माहौल भी देखने को मिला। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस मौके पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन को लेकर खामोशी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीन है जिसके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री गुजरात बुलाकर स्वागत करते हैं, जबकि दूसरी ओर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही। राशिद अल्वी ने इसे देश के लिए चिंताजनक और खतरनाक बताते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री की खामोशी ही इस बात की जिम्मेदार है। ट्रंप भी आपके दोस्त हैं, आप तो इस हद तक दोस्ती है कि आप चुनाव में गए और कहा आपकी बार ट्रंप सरकार, और वो ट्रंप हमारे देश पे तरह तरह के हमले भी कर रहा है और कह रहा है 60-70 बार मैंने जंग रुकवाई है। पाकिस्तान ने उसका शुक्रिया भी अदा कर दिया। अब एक कदम चाइना आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने उसी की मदद से हमारे फाइटर जेट गिराए। वो चाइना दावा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? अगर वो खामोश रहेंगे तो कोई तीसरा मुल्क भी बोलना शुरू कर देगा। नए साल के मौके पर नालंदा में पहली बार पिंक बस सेवा का परिचालन अब शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सरकारी बस स्टैंड से 2 पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय के अलावा बिहार के बाहर भी पिंक बस सेवा का परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा। पिंक बस में ड्राइवर और कंडक्टर महिला होंगी। इसके लिए विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। महिला ड्राइवर के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग की ओर से कराई जाएगी। उन्होंने कहा, बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। नए साल के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नालंदा में 2 पिंक बसों का परिचालन शुरू हो गया। एक बस बिहार शरीफ से दनियावा और दूसरी बरबीघा के लिए चलेगी। वहीं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि श्रवण कुमार को इस बार बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री बनाया है। इस बार सरकार द्वारा परिवहन विभाग का भी जिम्मा उनको दिया गया है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के पद पर बेहतर कार्य किया है। अब हमारी ख्वाहिश है कि सरकार ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग दोनों विभाग श्रवण कुमार के पास ही रहने दे, जिससे बिहार में विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमने समझा कि उनके पुण्यतिथि के अवसर पर पिंक बसों का परिचालन कराया जाए। विभाग के स्तर पर हमने फैसला लिया। हमारे अधिकारी तुरंत इस निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए कार्यक्रम बनाया और आज 1 तारीख को
हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि देकर कल्याण विभाग से चले हैं और आज यहाँ बसों का परिचालन भी खास करके महिलाओं के लिए हो रहा है। ये हम सब के लिए आज प्रसन्नता का विषय है कि बसों का हम लोग परिचालन कर रहे हैं। अभी हम समझते हैं कि महीना के अंदर इनको मौका मिला तो पूरे बिहार में इन्होंने बस का परिचालन के लिए प्रयास किया और आज पिंक बस यहाँ बिहार शरीफ में भी उन्होंने दिया और अन्य शहरों में दे रहे हैं और काफ़ी लगन है इनका। हम लोग को तो लगता है कि भाई साथ में दोनों मंत्रालय इन्हीं का रह जाए जिससे कि नालंदा का विकास में 4 चांद लग जाए। आज यही इस अवसर पर मैं यही चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी आप आगे बढ़ते रहिए और नालंदा और बिहार का विकास होते रहे। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि मतलब कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग को ऐसा मौका मिलेगा, तो उनको मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस पिंक बस में क्या क्या सुविधाएं महिलाओं के लिए? सुविधाएं सर इधर देखिए लिखा हुआ है, इधर फर्स्ट एड बॉक्स है, मतलब अगर कुछ वैसा परेशानी होता है तो मेडिसिन वगैरह भी इसमें रखा हुआ है। उधर बटन दिया हुआ है, अगर ज़्यादा परेशानी होता है तो दबाएंगे तो उससे कंट्रोल रूम मतलब सूचना जाएगी, वहाँ से फिर सुविधा उनको मिलेगी, मतलब तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मुंबई में मेयर को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे के विपक्ष पर हमलावर होने के बाद अब सियासी घमासान जो है वो तेज हो गया है, क्योंकि नितेश राणे ने तीखा हमला बोला है न सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पर बल्कि उन तमाम लोगों पर जो बयान दे रहे हैं कि मुंबई का महापौर मराठी तो होना ही चाहिए, इसके अलावा उत्तर भारतीय होना चाहिए। नितेश राणे ने कहा कि जब कृपाशंकर सिंह ने यह बयान दिया कि मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय बनेगा तब विपक्ष और यूपीटी शिवसेना को मिलने लग गई। लेकिन नितेश राणे का आरोप है कि जब कभी मुस्लिम या बुरखे वाली मेयर बनाने की बात होती है तब यही विपक्ष और शिवसेना चुप्पी साध लेती है। राणे ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है और पार्टी मानती है कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हिंदू ही होगा। कई दिनों से जब भी वारिस पठान मुंबई का मेयर ये कोई अब्दुल पठान खान बनेगा ऐसा बोल रहे थे, तभी कोई भी ठाकरे सेना ने आक्षेप लिया नहीं। उसी तरीके से वारिस पठान ने ये भी कहा था कि कोई बुरखा वाली मुंबई की मेयर बन सकती है, तभी भी इन लोग की हिम्मत नहीं हुई उसको विरोध करने की। मगर जब भी कृपाशंकर सिंह ने कल जब भी कहा कोई उत्तर भारतीय मुंबई का महापौर बन सकता है, तभी इनको सभी को हरी मिर्ची लग गई। जैसे कि इन्होंने हिंदुओं में फूट पाड़ने की सुपारी ले ली है। कोई कुछ भी कहे, जैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई का महापौर ये मराठी ही होगा और हिंदू ही होगा और वो हमारा ही होगा और वही सच्ची बात है। हर हर महादेव और मुंबई लव महादेव। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।